एकक कोष्ठिका में विमा संबंधी गणनाएं। क्या मतलब है? विमा संबंधी गणनाओं का मतलब ये है कि अपन जब भी कोई भी एकक कोष्ठिका लेंगे तो उस एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, उसका घनत्व, उसकी भुजा के त्रिज्या के साथ संबंध, इस तरह की वैल्यूज को अपन कैसे फाइंड करें। उस समय अपन को ये देखना पड़ता है कि अपने पास क्या क्या दिया हुआ है। इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आता है। वो न्यूमेरिकल इस तरह से पूछते हैं कि इसमें द्रव्यमान इतना है, इसके कोर की लंबाई इतनी है, तो बताओ एक कोष्ठिका में आर का क्या संबंध बताया जाएगा या आर का मान क्या होगा। तो अपने को आर ए इनमें संबंध कैसे होते हैं, इनका डी के साथ संबंध कैसा होता है, तो ये सब चीजें बताने के लिए अपन आज टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो क्या है? एकक कोशिका में विमा संबंधी गणना। जैसे पहला टॉपिक आप डालेंगे, हेडिंग लिखो, ठोसों के घनत्व की गणना। पहला हेडिंग डालेंगे, ठोसों के घनत्व की गणना। ठोसों में घनत्व देखना है तो अपन ठोस का घनत्व एक कोष्ठिका ले ले और उस एक कोष्ठिका का घनत्व अपन ज्ञात करते हैं। तो अपने पास एक क्या है? एक कोष्ठिका है, ये ले ली। और एकक कोष्ठिका के अंदर अपने पास इसके किनारे की लंबाई अपन ने ली, क्या? ए ले ली। इस पूरी एकक कोष्ठिका का आयतन क्या हो गया? एक क्यू हो गया। अब इस एकक कोष्ठिका में यदि अपन एक परमाणु की बात करें, एक कण की बात करें, तो उसका द्रव्यमान में क्या मानूंगी? एम। बोलो हाँ या ना। मानूंगी नहीं मानूंगी? एक कण का द्रव्यमान तो भी मानूंगी, एक ही द्रव्यमान मानूंगी। अब द्रव्यमान मानने के बाद अपने को कह दे कि पूरी एकक कोष्ठिका जो है उसका द्रव्यमान क्या होगा और घनत्व क्या होगा, तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे? अपन लिखेंगे सबसे पहले ठोसों में घनत्व, यानी एकक कोष्ठिका का घनत्व बराबर क्या लिखेंगे? एक एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटा उसका आयतन। सही है। आप एक कोष्ठिका ही तो ले रहे हैं, एक यूनिट सेल ही तो ले रहे हैं। उस यूनिट सेल का द्रव्यमान में किसका भाग दे दो? उसके आयतन का। अपने पता चल जाएगा कि उसका क्या है, घनत्व क्या होता है। सही है या गलत? कोष्ठिका का द्रव्यमान बटा आयतन। तो अपन क्या लिखेंगे नीचे? हम जानते हैं कि क्या एक एकक एक कोष्ठिका के भुजा की लंबाई क्या होती है? ए। एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होगा? ए क्यूब। यहां तक बात समझ में आई या नहीं? जल्दी बोलो, नीचे लिखो, लिखो बेटा। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान क्या होगा? एक, यदि एक एकक कोष्ठिका में एक कण का द्रव्यमान
m है तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान होगा क्या? एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या गुणा एक कण का द्रव्यमान बराबर में क्या लिखोगे नीचे इसके? z गुणा m। z क्या है? कणों की संख्या, हाँ या ना? जल्दी जल्दी, बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आई बेटा? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट। बाकी बहन नहीं बोलो, मेरे तो एक हर्षिता बोलती है, मैं बोलती हूँ, बस हम दो ही क्लास में पढ़ते हैं। कुमकुम भी आजकल बोलती है। बाकी तो मुझे लगता है कि हम दो ही आपस में पढ़ते रहते हैं, या तो वो मुझे कहती है या मैं उसे कहती हूँ बस। बाकी बहनों की क्या हाल है? सब ठीक तो हो तुम? ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? चले चल चलो आगे चलते हैं, इसको तो मिटा देते हैं क्योंकि अपने बात कर चुके हैं। तो अब देखो अपने पास क्या आया है, z गुणा m। अब m क्या है? m क्या है? एक कण का द्रव्यमान। तो अपन क्या लिखते हैं, यदि अपने को एक कण का द्रव्यमान निकालना है तो अपन क्या करेंगे, उस कण के मोलर द्रव्यमान में अवोगाद्रो संख्या का भाग दे देते हैं, तो एक कण का द्रव्यमान आ जाता है। ये सब अपन 11th में परमाणु भार के रूप में जब अपन किसी का मान ज्ञात करते हैं तो अपन यही फॉर्मूला लगाते हैं कि किसी भी पदार्थ का परमाणु भार यदि अपने को ज्ञात करना हो एक कण के रूप में, तो उसके अंदर उसका मोलर द्रव्यमान निकालो और उसके अंदर किसका भाग दे दो, अवोगाद्रो संख्या का भाग दे दो। तो अपन क्या लिखते हैं, कैपिटल M अपॉन Na। ये है आपका मोलर द्रव्यमान, अर्थात उस कण का मोलर द्रव्यमान में किसका भाग दे दो, अवोगाद्रो संख्या। अब क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में, अवोगाद्रो संख्या का भाग क्यों दिया? अवोगाद्रो संख्या जब भी किसी के भाग या गुणा में आती है तो उसका सिंपल सा अर्थ होता है कि वो उसके कणों की संख्या को व्यक्त करती है। अब उसका भाग यदि मोलर द्रव्यमान में दिया गया है, आपने मोलर द्रव्यमान में दिया है, तो वो उसके द्रव्यमान को व्यक्त करेगी कि इतने कणों का द्रव्यमान इतना होता है। इसलिए आपको कणों के रूप में जब भी कोई बात आती है तो सिंपली किससे गुणा भाग कर देना चाहिए, अवोगाद्रो संख्या से कर देना चाहिए। बस इतना पता चलना चाहिए उस समय कि बात वो कहना क्या चाहता है। कणों की संख्या पूछ रहा है तो अवोगाद्रो संख्या से क्या कर दीजिए, उसको गुणा कर दीजिए जो उसका मोलर द्रव्यमान होता है, या अपने को कणों की संख्या से कोई मोलों की संख्या में कन्वर्ट करना है तो अवोगाद्रो संख्या का भाग दे दिया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान करेंगे इन चीजों में, थोड़ा ध्यान किया करो कि ये किस तरह से अपने को वेरीफाई करना चाहिए। अपन जब भी कोई चीज लिखते हैं तो पता होना चाहिए कि Na का भाग यहाँ क्यों दिया जा रहा है, बिकॉज ऑफ वो एक कण का क्या है, द्रव्यमान है। तो अपन ने उसके मोलर द्रव्यमान में किसका भाग दे दिया, अवोगाद्रो संख्या का भाग दे दिया। अर्थात अपन इसको क्या लिख सकते हैं, m बटा 6.023 इंटू 10 की पावर 23। बच्चे कई बार कहते हैं 22 लिखा करो दीदी, 22 होता है, नहीं, आपकी 11th की बुक में ही 3 जगह तो 23 है और कई जगह पर 22 भी दिया हुआ है, लेकिन आप हमेशा इसको 23 ही लिखेंगे। ये ज्यादा स्पेसिफिक है बिकॉज ऑफ इसकी जब वैल्यू को अपन आगे तक लेके जाते हैं तो वो होता है 6.024, यहाँ पर 2246। तो ये संख्या जो अपन पीछे वैज्ञानिक संकेतन पढ़ के आए हैं उसके अकॉर्डिंग 5 से अधिक होने पर तीसरा अंक एक बढ़कर वो संख्या हट जाती है, अपन राउंड ऑफ ले लेते हैं। तो अपन ने इसको क्या कर दिया 6.023। और इजी भी है, तुक्केबाजी मारो, आड़ू रूप में किसी को समझाओ तो बोले याद नहीं रहता, इसलिए जितनी घात उतनी ही क्या लिख दो पीछे संख्या लिख लो, ऐसे कोई
कहीं पर लिखा नहीं है, इसे स्पेसिफिक नहीं है, ये तो मैं यूं ही तुम्हें बता रही हूँ। बाकी इसका रीजन मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि क्यों लिखा गया है। बात समझ में आ गई होगी। तो अब अपन ने m का मान लिख दिया, तो m का मान अपन कहाँ लिखेंगे, z गुणा m अपन ने लिखा था। इसके लिए परमाणु का द्रव्यमान अपन ने जो लिखा था, याद है, एक एक कोशिका का परमाणु द्रव्यमान, याद है, भी किया था, ये रहा ना एक एक कोशिका है। तो अपन ने लिखा था, क्या लिखा था, एक एक कोशिका द्रव्यमान z इंटू एम, एम में मान रखा तो z गुना क्या लिखा, कैपिटल M इंटू एन ए। बात समझ में आई बेटा। हाँ, ये यहाँ से इसको कोष्टक में लिखेंगे, ये एकक कोशिका का क्या आ गया, द्रव्यमान आ गया। अब अपने को एकक कोशिका का द्रव्यमान तो पता चल गया, तो घनत्व में क्या करेंगे, घनत्व बराबर जो अपन ने लिखा था उसमें क्या लिखेंगे, जेड गुना एम अपॉन एन ए इंटू ए का क्यूब। बोलो हाँ या ना। बात समझ में आ गई बेटे, घनत्व निकालना आया या नहीं। शाबाश, चलो बेटा फटाफट स्क्रीनशॉट मारो, फिर चलते हैं आगे। नोट लिखना है वो आप लिखेंगे अभी, फटाफट देखिए जल्दी कीजिए। बेटा शुक्रवार और शनिवार को मैथ्स की क्लास होती है क्या, 12 से 1। ओके ओके, चलो चलो फिर चलो, हो गया। चलिए बेटा आगे लिखो नोट डाल के, सामान्यतया सामान्यतया एक एक कोशिका का घनत्व ग्राम या सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम या सेंटीमीटर क्यूब में प्राप्त होता है यदि कोर की लंबाई पिकोमीटर या एंगस्ट्रम में दी गई हो तो उसे सेंटीमीटर क्यूब में बदलते हैं, उसे सेंटीमीटर क्यूब में बदलते हैं। अपन सब जानते हैं 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 1 पिकोमीटर बराबर 10 की घात कितना, 12 मीटर, माइनस, और सेंटीमीटर में 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, और सही है, तुम्हें आता है फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। चलें आगे। अब पहला हेडिंग तो पता चल गया, घनत्व का मान अपन ने ज्ञात कर दिया। अब चलते हैं आगे, अपना जो कॉन्सेप्ट है वो सेकंड, इसी में अपन जो विमा संबंधी गणना कर रहे हैं ना, उसमें पहला पॉइंट कर लिया। अब दूसरा पॉइंट डालो, कोर की लंबाई तथा परमाणु त्रिज्या आर में संबंध, कोर की लंबाई ए तथा परमाणु त्रिज्या आर में संबंध, ये सब अपना निकाला हुआ है पीछे, आपको याद है या नहीं पता नहीं, पर देखो सरल घन के लिए ए और आर में क्या संबंध बताया था, सरल घन के लिए, बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए, ए बराबर 2R। बोलो हाँ या ना। अब बताओ, अब बताओ, ये भी याद होना चाहिए, क्या था, √3। हाँ हाँ, 4R अपॉन √2, यही था क्या,
जल्दी बोलो। था ना बेटा? याद रखो भाई, ऐसे भूलो नहीं। अपन ने इन सबको निकाला था संकुलन क्षमता में, कल ही किया था ना शायद। चलो बेटा अगला लिखो, थर्ड पॉइंट हेडिंग में, कोर की लंबाई a तथा निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी d में संबंध। एक्चुअली ये d घनत्व ही है, ये दूरी से व्यक्त तो कर रहा है, पर इसको अपन d वैसे ही मानेंगे। लिखो बेटा, इसका सीधा सिंपल अर्थ बताया गया है ना? तो फटाफट आपको इसको फॉर्मूला याद रखना है। मैं क्वेश्चन दूंगी आपको करने के लिए, आप वो कल करके मुझे दिखाएंगे। लिखो d बराबर a सरल घन के लिए, d बराबर a। दूसरे में लिखो d बराबर a अपॉन रूट 2, और एफसीसी के लिए, एफसीसी के लिए शायद, हाँ एफसीसी के लिए है a अपॉन रूट 2, और बीसीसी के लिए है रूट 3 अपॉन 2a। ये सीधा ही फॉर्मूला है, इसको व्युत्पन्न नहीं किया गया है, इसलिए आपको ये बात याद रखनी है डी और इसकी। ठीक है, अब पहला न्यूमेरिकल लिखेंगे बहने। लिखो, जीनोन फलक केंद्रित घनीय जालक बनाता है। जीनोन फलक केंद्रित घनीय जालक बनाता है यदि कोर की लंबाई 420 पिकोमीटर है। कोर की लंबाई 620 पिकोमीटर है यदि दो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी दो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी व त्रिज्या का मान ज्ञात करो। आ गई बात समझ में? अगला लिखो प्रश्न एक और, ये करना है आपको। नहीं आता कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे, नहीं तो कल अपन बोर्ड पर खुद करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर नहीं आता है तो, क्योंकि अब तो शुक्रवार शनिवार को क्लास हो रही है ना, तो न्यूमेरिकल जो आ रहे हैं वो साथ साथ में करवा दूंगी। लिखो, कल क्लास कितने बजे होगी आपकी? 11 बजे। चलो बच्चों लिखो, सोना कोष्टक में लिखो 197 AU परमाणु भार, कोष्टक बंद कर दें, व परमाणु त्रिज्या 0.144, लिख दिया। परमाणु त्रिज्या 0.144 फलक केंद्रित घन में क्रिस्टलीकृत हो जाता है। तो सोने का घनत्व ज्ञात कीजिए। लिख दिया। पूरा रिपीट करें? लिखो भाई, सोना कोष्टक में लिखो 197 AU का परमाणु भार, लिख दिया, कोष्टक बंद। वह परमाणु त्रिज्या 0.144 फलक केंद्रित घन में क्रिस्टलीकृत हो जाता है। तो सोने का घनत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलें आगे नोट डालकर लिखें, आगे नोट डालकर लिखें बहने।
प्रत्येक क्रिस्टल में चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या बराबर 2n। नीचे अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या n। लिखो अष्टफलकीय व चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं में त्रिज्य अनुपात। अष्टफलकीय व चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं में त्रिज्य संबंध। लिखो बेटा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर 0.225। 0.0225। ये है चतुष्फलकीय रिक्तिका में त्रिज्य अनुपात। दूसरा लिखो अष्टफलकीय रिक्तिका में त्रिज्य अनुपात 0.414। चलें आगे। बात समझ में आ गई? ये कुछ बातें हैं जिनको आपको याद रखना है ताकि कोई न्यूमेरिकल में डायरेक्टली पूछा जाता है या एक नंबर का प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है कि चतुष्फलकीय व अष्टफलकीय रिक्तिकाओं में त्रिज्य संबंध बताओ, तो आपको एक नंबर का प्रश्न है तो उसको डिटेल में तो बताना नहीं है, तो डायरेक्टली उसका आंसर अपने को याद करना है। तो कोशिश करना जो अभी मैंने लिखा है वो सब याद करें आप, ठीक है? इसीलिए इनको उठा करके सीधा लिखवाए। चलो भाई अगला पॉइंट देखो बुक में क्या है। ठोसों में अपूर्णताएं। चैप्टर खत्म होने की कंडीशन में आ रहा है क्या कि अभी भी चल ही रहा है? बेटा ठोसों एक ही टॉपिक बचा है। ठोसों धात्विक गुण एक विद्युतीय गुण। ठोसों में त्रुटियां। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं? ध्यान करेंगे बहने। तो ठोसों में त्रुटियों का मतलब क्या है? मतलब ये कि अपने पास जो क्रिस्टल बना हुआ है वो क्रिस्टल सिस्टमैटिक अरेंज, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। वो परेशान भी नहीं होते और ना ही करते हैं। लेकिन वो तो नहीं होते ना करते हैं, लेकिन उन्हें तो कोई कर सकता है ना, उसके लिए तो कोई बाउंडेशन नहीं है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट ऐसा होता है तो माहौल बदल जाता है, ताप दाब का प्रभाव होता है, तो उनमें क्या होता है कि उनकी संरचनाएं बदल जाती है। जैसे हमने ने पीछे पढ़ा था कि कोई क्रिस्टल है उस पर बाह्य बल लगता है तो वो भंगुर प्रवृत्ति के भी तो होते हैं, वो बिखर जाते हैं। इसका ये माइनस पॉइंट भी है कि व्यवस्थित ज्यादा नहीं होना चाहिए जीवन में, है ना? ज्यादा व्यवस्थित होते तो हर कोई ज्ञान दे के चला जाता है, ज्यादा करते हैं तो, है ना? इसे थोड़ा तेज तर्रार भी होना जरूरी होता है, अस्त व्यस्त हम भी कर सकते हैं फिर। तो ज्यादा व्यवस्थित होने के साइड इफेक्ट भी है, फिर हर कोई आया और तोड़ के चला गया तो भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं। तो इसलिए कहा गया कि त्रुटियों की जब बात करें तो उनमें कोई ना कोई दोष तो होता ही है, और वो दोष अपने को दिखाई भी दे देते हैं। तो ये कहा गया कि इनमें दो प्रकार की कमियां हैं। वो कौन सी कमियां हैं? एक तो है बिंदु दोष और एक क्या है? रेखीय दोष। आप मेरे साथ चार्ट बनाएंगे, अपन कल की क्लास में इनको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले चार्ट समझ में आना चाहिए। आप लोगों ने वो चार्ट बना लिया होगा जो मैंने पहले तुम्हें बनवाया है। किसमें बनवाया था एक चार्ट? सो गई क्या बेटा?
लग तो ऐसे ही रहा है। चलो बताओ जल्दी, किसमें चार्ट बनवाया था बेटा? हाँ, अपन ने वो तो सारणी बनाई थी क्लासिफिकेशन में, तो चार्ट बनवाया था मैंने एक, जिसके अंदर मैंने, हाँ, बीसीसी एफसीसी वो भी बताया था। उसके बाद पीछे अपन ने क्या किया था, निविड़ संकुलित संरचना बनाई थी। इसका एक बहुत बड़ा चार्ट बनाया, शायद 2 पेज में आया होगा वो। ऐसे फोल्डिंग करते ना, ऐसे कॉपी को खड़ा करते हैं, तो आधा यहाँ और आधा नीचे आया हुआ, उसमें बहुत सारे डायग्राम बनाए थे अपन ने, याद है? 3D सिस्टम में बहुत सारे डायग्राम बनाए थे, तो वो सबका चार्ट भी तो बनाया था ना। अरे भूल गए मेरे बच्चे अभी तक पीछे वाला। रुको, अब मोबाइल में से आकर के तुम्हें मारना पड़ेगा घर पे ही। नालायक पढ़ते नहीं। आओ भाई बच्चों, बिंदु दोष का मतलब क्या है बेटा? बिंदु दोष का मतलब होता है कि कोई भी जो क्रिस्टल है उसमें से अवयवी कण जो है या तो बाहर निकल जाते हैं या फिर उनके अंतरकाशीय स्थल में आ जाते हैं। जैसे ये क्रिस्टल है बेटा, है ना, ये क्रिस्टल। तो यदि प्लस ए बी, ए बी, बी ए, ए बी, बी ए, ए बी, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, यदि इसमें से कोई अवयवी कण यहाँ से निकलकर बाहर चला जाता है तो यहाँ पर जगह खाली हो जाती है, यानी एक क्या बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है। या फिर यूं कहूं कि यहाँ से कोई मॉलिक्यूल निकलकर इस अंतरकाशीय स्थल में चला जाता है तो भी यहाँ पर क्या बन जाती है, एक रिक्तिका बन जाती है। तो अपन इन इस प्रकार के दोषों को क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष कहते हैं। तो बिंदु दोष या फिर अपन इसे क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष भी कहते हैं। डॉट रह गया ना, एक बिंदु की जैसी संरचना खाली दिखाई देती है। वहीं रेखीय दोष की बात करूं तो क्या होगा, रेखीय दोष में क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इस तरह सिस्टमैटिक अरेंज होते हैं। यदि एक भी अवयवी कण बाह्य दाब से टूट गया या अपनी जगह से हिल गया तो पूरी रेखा जो होती है वो क्या हो जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है। इसलिए इसे रेखित व्यवस्था में जो अव्यवस्थितता आ जाती है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं रेखीय दोष। बात समझ में आ गई? रेखीय दोष में नीचे लिख दो हिंट में, रेखित क्रम में व्यवस्थित अणुओं में अव्यवस्थितता, रेखित क्रम में व्यवस्थित अणुओं में अव्यवस्थितता। बिंदु दोष में लिखो क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल में से अवयवी कणों का बाहर या अंतरकाशीय स्थल में आने पर रिक्तिका का बनना, रिक्तिका का बनना। लिख दिया? बोलो जल्दी, लिख दिया क्या? अब आओ भाई, अब रेखीय दोष को तो यही स्टॉप करेंगे और हम किसको आगे बढ़ाएंगे, बिंदु दोष। बिंदु दोष में 3 प्रकार हैं, स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, अशुद्धि दोष। स्टाइकियोमेट्रिक,
नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष, अशुद्धि दोष, अशुद्धि दोष लिख दी। स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है कि अवयवी कण ऐसे काम करेंगे कि क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलेंगे, अर्थात उनकी संरचना में कोई चेंज नहीं होता है। अवयवी कण अपने इर्द गिर्द ही क्रिस्टल में घूमते रहते हैं और बाई चांस वो बाहर निकल भी गया तो दूसरा तत्व तुरंत उसकी कमी को पूरा करने के लिए प्लस या माइनस के आवेश में वृद्धि कर लेता है। बात समझ में आई मैं क्या बोली हूं? जिनकी संरचनाएं कभी नहीं बदलती, वो अंदर कुछ भी करे पर बाहर से हमेशा एक जैसे ही दिखाई देते हैं, ऐसे क्रिस्टल में कौन सा दोष उपस्थित होता है? स्टोइकियोमेट्रिक दोष उत्पन्न होता है, अर्थात उनकी संरचनाएं नहीं बदलती, बस आंतरिक अवयवी कण क्या होते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं। तो अपन इसके नीचे लिखते हैं, इसकी संरचना में नो चेंज, जबकि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में उछलकर बाहर चले जाते हैं और उनकी आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए संरचनाएं बदल जाती है। इसलिए क्या हो जाता है? स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। अशुद्धि दोष, अशुद्धि दोष का क्या अर्थ है? किसी भी क्रिस्टल की चालकता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें अशुद्धि मिला देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और वो विद्युत का चालन अच्छे से करने लगते हैं। वैसे तो सॉलिड्स विद्युत के चालक होते भी हैं और नहीं भी, जो होते हैं उनकी कोई बात नहीं, जो नहीं होते हैं या कम सुचालक होते हैं, उनकी चालकता को बढ़ाने के लिए हम हमेशा ठोसों में कौन से दोष को इम्पोर्टेंटली पढ़ते हैं? अशुद्धि दोष को बहुत ही गहराई से रीड किया जाता है। इस प्रकार ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। स्टोइकियोमेट्रिक का क्या मतलब होता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का क्या मतलब होता है, और लास्ट में क्या है? अशुद्धि दोष। तो इसमें क्रिस्टल के अंदर अशुद्धि मिलाकर चालकता को बढ़ाया जाता है, इसलिए उत्पन्न दोष क्या कहलाता है? अशुद्धि दोष है। अब चलते हैं बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक जो दोष है उसमें आप लिखेंगे 4 प्रकार। अब इसके अंदर चार्ट में मेरे पास तो कम स्पेस है, पर आपके पास है तो आप लिखेंगे। लिखो, रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष, अंतरकाशीय दोष, अंतरकाशीय दोष, फ्रैंकल दोष, शॉटकी दोष। फ्रैंकल दोष व शॉटकीय दोष लिख दिया, चारों प्रकार लिख दिए। अब सुनो, रिक्तिका दोष में क्या होगा? रिक्तिकाएं बनेगी, मॉलिक्यूल बाहर चला गया या क्रिस्टल को छोड़ के चला भी गया तो वहां क्या रह जाएगी? एक रिक्तिका शेष रह जाएगी और उसमें उपस्थित दूसरा अवयवी कण अपने आवेश में वृद्धि कर लेता है। अंतरकाशीय दोष, अवयवी कण बाहर नहीं जाएंगे, केवल क्या करेंगे? अपने स्थान को छोड़कर जो स्पेस क्रिस्टल में बना हुआ है उसमें आकर रहने लगेंगे। क्या नाम पड़ गया? अंतरकाशीय दोष। अब ध्यान करेंगे, अंतरकाशीय ही फ्रैंकल है और रिक्तिका ही शॉटकी है। एग्जाम में रिक्तिका और अंतरकाशीय नाम नहीं देते हैं, नाम क्या देते हैं?
फ्रैंकल दोष और शोटकीय दोष क्या होते हैं? फ्रैंकल दोष का मतलब होता है जब कोई अवयवी कण क्रिस्टल जालक में अपने स्थान को छोड़कर कहाँ आ जाते हैं, अंतरकाशीय स्थल में आ जाते हैं, तो उसे फ्रैंकल दोष के नाम से जाना जाता है। वही शोटकी दोष में अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, तो इसे अपन क्या कहते हैं? शोटकीय दोष कहते हैं। बात समझ में आई? वेरी गुड। फिर आता है अगला स्टाइक्योमेट्रिक नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष, जिसमें धातु न्यूनता दोष और धातु अधिक्य दोष। बेटा ध्यान करेंगे, इसमें भी दो प्रकार होंगे, धनायन ऋणायन। इसमें भी धनायन ऋणायन। देखो, धातु की न्यूनता यानी धनायन में कमी होगी तो ऋणायन में भी कमी है। धातु अधिक्य धनायन में वृद्धि तो ऋणायन में भी वृद्धि। कल अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज ये चार्ट अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि धातु अधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष का क्या मतलब है। कि किसी भी क्रिस्टल जालक में धनायनों की संख्या में वृद्धि होती है, ऋणायनों की संख्या में वृद्धि होती है, या धनायनों की संख्या में कमी होती है, ऋणायनों की संख्या में भी कमी होती है। तो इस प्रकार अपन ने आज जो है वो पूरा ठोसों के लिए जो चार्ट बनाया जाता है वो कंप्लीट कर लिया है। अब अपन इसको थ्योरी के अंदर विथ डायग्राम, कल मैं ऐसा चार्ट बनाकर डायग्राम में आपको ये सब चीजें समझाऊंगी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। इसके अंदर क्या क्या डायग्राम किस किस तरह से बनने चाहिए। नहीं तो आज तो क्या है, समय फिर बहुत ज्यादा लग जाएगा, अगली क्लास में फिर वही बात है, बीच में छोड़ना पड़ेगा। इसलिए इन सबको मैं डायग्राम के साथ, जैसे उसको समझाया था ना, किसको, निबिड़ संकुलन को, प्रत्येक डायग्राम को बनाकर 3D में संरचना दिखाई, वैसे ही कल इसमें सारी, कल अपन केवल यही टॉपिक करेंगे ताकि अपने को सारी बातें क्लियर समझ में आ जाए। तो अपन थोड़ा सा ध्यान करेंगे, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना और ये चार्ट का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बात समझ में आ जाए और अच्छे से आप इसको बनाना, ठीक है ना।